जी गुलिस्तान जी, गुड इवनिंग। सत्येंद्र कुमार टाइगर जी, प्रणाम। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? जी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी धन्यवाद कौस्तुभ जी। जी गुड इवनिंग। देखिए शायद अब क्लियर हो गया हो। जी संजय त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। रेखा जी, गुड इवनिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। जी स्वदेश त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। जी कौस्तुभ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल हम स्टार्ट करेंगे। वैसे भी आप लोगों को जो है बेयर अगर आप लोगों के साथ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रही तो क्लियर भी हो जाएगा। तो जी वरुण पाठक अंशु जी, जी गुड इवनिंग। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी जी धन्यवाद। जी जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी जी धन्यवाद। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि कल की क्लास में देखा था कि हमारा कॉस्ट को लेकर के अभी काफ़ी चीज़ें रह गई थी, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। और उसको कंप्लीट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम कर लेते हैं पहले। तो प्लीज़ आप लोग मुझे आंसर करिए कि इंटरेस्ट जो है उसको लेकर के हमने कौन सा प्रोविज़न देखा था सीपीसी में। हमने इंटरेस्ट को लेकर के कौन सा प्रोविज़न देखा था, प्लीज़ आप लोग आंसर करिए। सीपीसी में लास्ट क्लास हमारी जो थी जिसमें हमने इंटरेस्ट को कंप्लीट किया था, तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि जो इंटरेस्ट वर्ड है उसको लेकर के हमने जो प्रोविज़न देखा था वो कहाँ पर था। जी वरुण पाठक जी, बहुत ही अच्छा आंसर किया आपने। संजय कुमार मिश्रा जी, जी सेक्शन 34। जी संजय जी, सेक्शन 34। जी गौरव ओझा जी, जी सेक्शन 34। सेक्शन 34 में हमने देखा था इंटरेस्ट को लेकर के। जी रेखा जी, हाँ सेक्शन 34, सेक्शन 34 हाँ। तो हमने कल लास्ट क्लास जो की थी वो इंटरेस्ट को लेकर के हमने सेक्शन 34 देखा था, और ऑर्डर 21 रीड विथ रूल 1, ऑर्डर 24 रीड रूल 3। जी सेक्शन 34 रीड विथ ऑर्डर 21 रूल, जी ऑर्डर 21 रूल 1 सब रूल 4। बहुत ही अच्छा। तो हम लोगों ने ये जो प्रोविजंस देखे थे वहाँ पे मैंने एक परसेंट भी बताया था जो कि फर्दर इंटरेस्ट को लेकर के लग रहा था।
वो डिग्री पास होने के बाद और पेमेंट होने से पहले तक कोर्ट जो है किसी भी टाइम लिमिट तक दे सकती है, या तो पेमेंट तक या तो उससे पहले भी किसी टाइम तक आपके ऊपर जो है चार्ज कर सकते। तो वो जो परसेंटेज था वो क्या रेट था, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, वो कितने परसेंट था जो कि हमारे सीपीसी सेक्शन 34 में दिया हुआ है, वो क्या परसेंट था? जी सत्येंद्र जी आपने सही आंसर किया है। जी वरुण जी 6%, बहुत अच्छा। जी संजय त्रिपाठी जी 6%, हाँ 6%। गौरव ओझा नॉट एक्सीडिंग 6%। जी संजय जी 6%। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। हिमांशु मिश्रा गुड इवनिंग हिमांशु जी। प्लीज़ आप लोग मुझे आंसर करिए कि मैंने आपको सीपीसी के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का भी एक सेक्शन बताया था, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो वो जो मैंने आपको बताया था वो प्रोविज़न कौन सा था और परसेंटेज उसमें कितना दिया हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। जब परसेंटेज पहले से तय नहीं रहेगा तो वो उसकी जो लिमिट होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, ये किस सेक्शन में दिया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, और क्या परसेंटेज था वो, प्लीज़ बताइए आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम आज स्टार्ट करेंगे कॉस्ट को। तो आई थिंक आज कॉस्ट कंप्लीट भी किया जाएगा। जी संजय त्रिपाठी जी सेक्शन 79 एंड 80। हिमांशु मिश्रा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 79। जी 79 में 18% की बात नहीं हुई थी, सेक्शन 80। जी संजय कुमार मिश्रा जी। वरुण पाठक सेक्शन 79 एंड 80। रूही कनौजिया सेक्शन 80 18%। जी देखिए सेक्शन 79 में कहा है कि जो पहले से तय है ग्रीड परसेंटेज है उसकी बात हुई थी, और उसके बाद जब आप देखेंगे सेक्शन 80 तो वो वहाँ पर 18% बताता है जब आपका पहले से फिक्स्ड नहीं होगा। और जब हम सेक्शन 34 देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है 6%। आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और ये आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। जी सेक्शन 80 18%। सत्येंद्र कुमार टाइगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 79 एंड 80 इज इक्वल टू नॉट स्पेसिफाइड, तब 18%। जी तो आइए जो है आज हम जो कल रह गया था, जमशेद रजा गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा कल का पार्ट रह गया था कॉस्ट का, उसे भी कंप्लीट करते हैं और फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से ही। और आज जो है कोशिश करते हैं कि सीपीसी में कॉस्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसे हम कंप्लीट कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आप सभी से कहूँगा कि लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 35 से कॉस्ट, और भी जो प्रोविजन सीपीसी में दिए हुए हैं इससे रिलेटेड उन्हें हम देख लेते हैं। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हों प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, मुझे लगता है आप सभी ने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 35 और उसके बाद जो भी प्रोविजंस हमें बच गए थे उन्हें हम देखते हैं, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था सेक्शन 35 और यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट। इसको लेकर के मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये टर्म आपको सीपीसी में प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव पार्ट में बार बार जगह जगह पे मिलेगा, तो इसे भी समझना जरूरी है। कई चीज़ें डेफिनेशन क्लॉज में दी हुई हैं और जो डेफिनेशन क्लॉज से हट करके जब आप सब्सटेंटिव पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी दी हुई हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं एक तरह से डेफिनेशन ही है, बट ये डेफिनेशन क्लॉज में ना दे करके इसको अलग से बताया है। तो हम अब उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना कल से हमने स्टार्ट किया था, तो कल हमने इंटरेस्ट को कंप्लीट किया था। आइए आज हम देखते हैं सेक्शन 35 कॉस्ट को। तो मैंने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट टू रहते हुए कंडीशन के, लिमिटेशन के, और अगर कोई लॉ इन्फोर्स है उसके क्या करेगी कोर्ट, कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो डिटरमाइन करेगी किसके द्वारा, यानी कि बाय हुम, और बाय हुम में कौन जाएगा यानी कि पार्टीज, और पार्टीज में कौन होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो प्लेंटिफ होगा या तो डिफेंडेंट होगा। फिर उसके बाद किस प्रॉपर्टी से वसूलना है इसको तय करेगी, और कितने एक्सटेंट तक इसको चार्ज करना है ये बताएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोर्ट के पास अगर मामले को सुनने के लिए क्षेत्राधिकार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर पे किसी प्रकार का बार लगा है या रोक लगी है कि वो एक्सरसाइज करे ये पावर जो सेक्शन 35 में कोर्ट को दी हुई है, यानी कि किस कॉस्ट किससे चार्ज करनी है, कितनी चार्ज करनी है और किस प्रॉपर्टी से चार्ज करनी है। मैंने आपको जनरल रूल बताया था कि कॉस्ट उतनी ही ली जाती है। आप किसी भी सामान को जब खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आप उसका वही प्राइस पे करते हैं जो उसकी प्राइस उसमें
दी हुई होती है। सेम वैसे ही कोई भी कॉस्ट जो पे की जाएगी कोर्ट में वो उतनी ही होगी जितनी इवेंट्स में आई होगी। और इवेंट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप देखेंगे पूरी प्रोसीडिंग तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आएंगे, एग्जीक्यूशन में, आपके एडजमेंट में, और भी जगह जगह एडमिशन के टाइम। तो ये जो तमाम इवेंट्स आएंगे वहां पर जो कॉस्ट पे करनी होगी तो ये उतनी ही कॉस्ट पे कर, जनरल रूल कहता है कि उतनी ही पे की जाती है जितनी कॉस्ट इवेंट में आती है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट क्या कर सकती है, आपसे लेस और मोर भी चार्ज कर सकती है। और अगर कोर्ट ऐसा करती है तो कोर्ट को अपना रीजन बताना होगा। ये बात करता है सेक्शन 35। अब सेक्शन 35 को हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हम गए थे ऑर्डर 20A पे। तो प्लीज अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो ऑर्डर 20A देखिए। और मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्डर 20A 1976 में अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। यहाँ पर 2 रूल दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो प्लीज आप अपनी बेयर में देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर 20A जो है 1976 में ऐड किया गया था। इसमें 2 रूल हैं और यह ऑर्डर कॉस्ट से रिलेटेड है। रूल 1 में मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, एक आइटम्स दिए हुए हैं कि उन पे जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना कॉस्ट चार्ज करना है। और रूल 2 उसकी बात करता है, वो कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई रूल बनाया हुआ है इस चीज को लेकर के, यानी कि कोई कोर्ट कितना लिमिट तक, कितने एक्सटेंट तक जा सकती है कॉस्ट को चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पर रूल 2 जो है वो यही कहता है कि जब कोर्ट इन जो लिस्ट दी हुई है इन आइटम्स पे अगर कॉस्ट डिटरमाइन करेगी तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही होना चाहिए। तो ये था हमारा ऑर्डर 20A। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हुई हो तो प्लीज आप लोग ऑर्डर 25 देखिए। सीपीसी की बेयर में आप अपना ऑर्डर 25 खोल लीजिए। तो यहाँ हमने सेक्शन 35 कंप्लीट किया। देन आफ्टर हमने ऑर्डर 20A देखा। अब हम देखेंगे ऑर्डर 25। अब ऑर्डर 25 आप देखेंगे तो वो ऑर्डर है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट के लिए। यहां पर भी मेनली 2 रूल दिए हुए हैं। अगर आप लोग अपनी बेयर में देखें ऑर्डर 25, तो ऑर्डर 25 में आपको सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट के लिए दिया हुआ है। यहां पर भी 2 रूल है। तो ये आसानी से आपको याद हो सकता है। ऑर्डर 20A और 25 दोनों में 2 ही 2 रूल है। यहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड है, यहाँ सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हैं। वहां पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको आपकी जेब में मात्र 10 रुपए होते हैं। और जब आप उससे सामान परचेज करते हैं जिसका जो अमाउंट होता है वो होता है मान लीजिए कि 15 रुपए। अब जो है बचे हुए 5 रुपए तो आपके पास है नहीं, लेकिन आपको सामान रिक्वायर्ड है, आपको सामान चाहिए। तो वहां पर वो क्या करता है कि वो आपसे कहता है कि सर ऐसा करिए आप कि कोई सिक्योरिटी दे दीजिए इस 5 रुपए के बदले। और यही सिक्योरिटी अब हम यहां समझते हैं कि यहां क्या कहना चाहता है। तो यहां कहना चाहता है कि जब प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करेगा तो उसको भरनी होगी कॉस्ट। अब मान लीजिए कि उसके पास कॉस्ट वो नहीं भर पा रहा है या कॉस्ट नहीं भर पा रहा है। इसको लेकर के जो कंडीशन है वो रूल 1 में हम देखेंगे क्या है। तो यहां पर प्लेंटिफ से सिक्योरिटी रखवाई जाती है। यहां पर प्लेंटिफ से सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। और ये जो सिक्योरिटी रखवाई जाएगी इसको लेकर के रूल 1 कहता है कि कोर्ट या तो अपने मोशन पे यानी ऑन मोशन खुद से, या तो डिफेंडेंट यानी कि सामने वाली पार्टी यानी प्रतिवादी के एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है क्या कि प्लेंटिफ को सिक्योरिटी रखनी होगी किसके बदले, कॉस्ट के बदले। ये कहता है आपका ऑर्डर 25 रूल 1। अब इसके बाद जब आप ऑर्डर 21 का रूल 2 देखेंगे तो वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि प्लेंटिफ जिसको की कॉस्ट भरनी थी, इससे क्या ऑर्डर पास किया गया कोर्ट द्वारा कि आप जो है सिक्योरिटी रखिए। ये ऑर्डर देने के लिए या तो कोर्ट ऑन मोशन पे या तो डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर पास करती है। अब मान लीजिए कि ये सिक्योरिटी भरने में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो जब आप देखेंगे जनरली क्या होता है कि अगर आप कॉस्ट ना भर पा रहे हो तो सूट डिसमिस हो जाता है। यहां पर कॉस्ट की बात नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। और यहां पर भी सेम वही चीज लागू होगी कि इसका इफेक्ट बताता है ऑर्डर 25 के रूल 2 में कि अगर आप अपनी कॉस्ट भरने में फेल होते हैं या सिक्योरिटी देने में कॉस्ट के बदले, तो इसका क्या इफेक्ट निकल के आएगा कि आपका जो सूट होगा उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की बात करता है, जिसमें कि कहता है कि प्लेंटिफ से कि आप क्या करिए, सिक्योरिटी दीजिए किसके बदले, कॉस्ट के बदले। और ये ऑर्डर कोर्ट जो है अपने ऑन मोशन पे या तो डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे पास कर सकती है। मैंने आपको बताया कि अगर ये सिक्योरिटी देने में फेल होते हैं तो क्या होगा। तो अगर ये सिक्योरिटी देने में फेल होंगे तो इसका इफेक्ट निकल के ये आएगा कि इनका जो सूट है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा।
मेनली जो प्रोविजन है काफी चीजें और भी दी हुई है, लेकिन मेन जो जिस्ट आपको यही समझना है। क्या होगा कि सिक्योरिटी इनसे भरवाई जाएगी, अगर ये देने में फेल होते हैं तो क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। और जो सिक्योरिटी प्लेंटिफ से भरवाई जाएगी वो कोर्ट या तो अपने ऑन मोशन पे या तो डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे ऐसा ऑर्डर पास करेगी। तो यहां हमने सेक्शन 35 देखा, फिर हमने ऑर्डर 20A देखा जिसमें कि 2 रूल थे, उन्हें देखा, फिर हमने ऑर्डर 25 देखा जहां पे 2 रूल थे, उन्हें देखा। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी से कहूंगा कि छोटी सी लिस्ट है, अगर आप लोग बनाना चाहें, जहां पे आपको कॉस्ट को लेकर के जो ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट समझने के लिए अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ऑर्डर 25 रूल 46G, ऑर्डर 25 रूल 46G। अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, ना दिख रहा हो तो आप प्लीज नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ऑर्डर 21 रूल 46G, ऑर्डर 11 रूल 3, ऑर्डर 11 रूल 3, ऑर्डर 12 रूल 9 एडमिशन को लेकर के है। तो देखिए ऑर्डर 21 रूल 46G एग्जीक्यूशन में है, ऑर्डर 11 रूल 3, ऑर्डर 12 रूल 9, ऑर्डर 27 रूल 3। हिमांशु जी मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ऑर्डर 21 रूल 46G, ऑर्डर 11 रूल 3, ऑर्डर 12 रूल 9, ऑर्डर 27 रूल 3, ऑर्डर 33 रूल 10 एंड रूल 16। आपको और भी मिल जाएंगे, मैंने बस आपको कुछ हिंट के तौर पे ये जो लिस्ट है ये प्रोवाइड करा दी है, तो आप इसे नोट कर लें तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो मैंने आपको सेक्शन 35 में कॉस्ट बताया, फिर मैं आपको लेकर गया ऑर्डर 20A पे जो कि 1976 में अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जिसमें कि 2 रूल दिए हुए हैं, उन्हें मैंने आपको बताया। फिर हम गए ऑर्डर 25 पे जहां पे हमने देखा सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, वहां पर भी 2 रूल दिए हुए थे, मैंने आपको उन्हें बताया। फिर मैंने आपको एक लिस्ट बताई जो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं। अगर इवेंट्स को समझना है कि यहाँ पे जो इवेंट्स टर्म दिया हुआ है इसको लेकर के, तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 21 रूल 46G, ऑर्डर 11 रूल 3, ऑर्डर 12 रूल 9, ऑर्डर 27 रूल 3, ऑर्डर 33 रूल 10 एंड ऑर्डर 33 रूल 16। आपको और भी मिल जाएगा, बस आप इसे एक एग्जांपल के तौर पे नोट कर लीजिए। अब जो है इसके बाद जो हमारी क्लास चलेगी वो हम आगे देखेंगे जो सब्सटेंटिव पार्ट में कॉस्ट को लेकर के और भी प्रोविजंस हैं। हिमांशु जी अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। अभी तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो सेक्शन 35 में, ऑर्डर 20A में या ऑर्डर 25 में, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, या किसी ने नोट ना किया हो तो मैं फिर से बोल दूंगा, जैसे कि ऑर्डर 21 रूल 46G, ऑर्डर 11 रूल 3, ऑर्डर 12 रूल 9, ऑर्डर 27 रूल 3, ऑर्डर 33 रूल 10 एंड रूल 16। अब इसके बाद हम देखेंगे सब्सटेंटिव पार्ट के जो और भी प्रोविजंस हैं जो कोर्ट फी और कोर्ट फीस को लेकर के है या कॉस्ट को लेकर के है। तो अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो प्लीज आप लोग सेक्शन 149 देखिए। अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ले रखी हो तो आप लोग प्लीज सेक्शन 149 देखिए सीपीसी का। तो सेक्शन 149 जो है सीपीसी का कहता है पावर टू मेक डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी, और ये पावर यहां पर दी हुई है किसको, कोर्ट को। ये क्या यहां कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको फी पे करनी थी, किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको फी पे करनी थी और वो आपने पे नहीं की है, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर के पार्ट हैं सारे, तो यहां पर कहता है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी भी स्टेज पे, चाहे होल और चाहे पार्ट में, जिस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको पेमेंट करनी थी उसको लेकर के आपसे ऑर्डर पास कर सकता है। और जब आप पे करेंगे तो उसका इफेक्ट ऐसा ही होगा कि मानो आपने फर्स्ट इंस्टांस पे ही उसे पे कर दिया हो, यानी कि जब आपको पे करना था आपने तब तो पे नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने किसी स्टेज पे आकर के आपसे कहा कि आप होल या तो पार्टली क्या करिए, फी को पे कर दीजिए। और जैसे ही आप फी पे करेंगे उसका इफेक्ट यही निकल के आएगा कि आपने फर्स्ट इंस्टांस पे ही इसको पे कर दिया, यानी कि जब पे करना चाहिए था आपने उसे तभी पे किया। ये कहता है सेक्शन 149। जी शिवेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग।
तो देखिए आप लोग जो है सेक्शन 149, अगर सेक्शन 149 आप देखेंगे तो वो सिंपल सी बात यही बताता है, और वह यही कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के फी पे करनी थी जो कि आपने पे नहीं की। कोर्ट ने किसी स्टेज पे आकर के आपसे कहा या तो होली या तो पार्टली उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जो फी पे करनी थी आप पे करिए। आप जैसे ही वो फी पे करेंगे उसका इफेक्ट ऐसा ही होगा मानो आपने फर्स्ट स्टांस पे ही, यानी कि आपने जब उसको पे करना था तभी उसको पे कर दिया है। इसके बाद जी सुनील जी धन्यवाद। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 149। अब आप देखिए सेक्शन 118 सीपीसी का। सेक्शन 118 अगर आप लोग बेयर में देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा सेक्शन 118। बड़े सिंपल प्रोविजन है, लेकिन ये है कि अगर हम समझ लेंगे तो आगे जब हमारी क्लासेस चलेंगी तो इन्हें हमें बार बार समझना या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए सेक्शन 118 सीपीसी का। तो जब आप सेक्शन 118 देखेंगे सीपीसी का तो वो कहता है कि जो कॉस्ट होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी हम और भी पढ़ेंगे कि कई कॉस्ट जो होती हैं वो टाइम पे इवेंट्स जब आते हैं तब आपसे चार्ज की जाती है, लेकिन मान लीजिए कि आपने पे नहीं की तो वो डिग्री का पार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब डिग्री पास होती है और मान लीजिए कि जो कोर्ट की कॉस्ट फी तय करनी है वो तय नहीं हुई है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कराना जरूरी है। कॉस्ट तय करने में हो सकता है कि समय लग जाए, और यहाँ पर डिग्री को जो है एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि डिग्री को एग्जीक्यूट कराना है। कॉस्ट उसमें कितनी चार्ज की जाए ये तय नहीं हो पाया है। जब ये तय हो जाएगा तो ये डिग्री में मेंशन किया जाएगा, लेकिन ये तय नहीं हो पाया है। तो इस केस में क्या कहता है सेक्शन 118? तो वहां कहता है कि हाई कोर्ट अगर देखता है कि यह जरूरी है कि डिग्री जो पास हुई है उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, यानी कि ये डिग्री पास कहां हुई है, हाई कोर्ट में। अब ये कोर्ट देखता है कि जरूरी है, ये रिक्वायर्ड है, ये नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है कि क्या कर दिया जाए, डिग्री को एग्जीक्यूट करा दिया जाए। कब? असरटेन होने से पहले कॉस्ट के, यानी असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट से पहले, यानी बिफोर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ये रिक्वायर्ड है कि डिग्री को क्या कर दिया जाए, एग्जीक्यूट करा दिया जाए। तो वहां पर हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे सकेगा या दे सकता है कि क्या, कि डिग्री को एग्जीक्यूट कर दिया जाए और इसके उतने पार्ट को जो कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है उतने पार्ट को एग्जीक्यूट करने से रोकेगा। यानी कि कुछ पार्ट रख लिया जाएगा और बाकी जो हिस्सा होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 118। और जब बाद में कॉस्ट जो है असरटेन हो जाएगी थ्रू द हेल्प ऑफ टैक्सेशन, तो वहां पर ये कॉस्ट इनसे वसूली जाएगी। उसके बाद भी इनकी अगर कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट शेष रह जाता है तो उसे फिर से एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। ये सिंपली कहता है सेक्शन 118। 149 में आपने देखा कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको क्या करना था, फी पे करनी थी, आपने फी पे नहीं की। कोर्ट ने अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी स्टेज पे आकर के आपसे कहा कि या तो होली या तो पार्टली आप क्या कीजिए, कॉस्ट पे कीजिए। और जब आप वो कॉस्ट पे करेंगे तो उसका इफेक्ट यही होगा कि आपने फर्स्ट स्टांस पे ही उसको पे कर दिया है, क्योंकि आपको फर्स्ट स्टांस पे ही उसको पे करना था। फिर हमने 118 में देखा कि जब आपके मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट हुआ, फिर डिग्री पास हुई, अब बारी थी कॉस्ट को असरटेन करने की ताकि उसमें मेंशन किया जाए और आपसे वो चार्ज किया जाए। किससे चार्ज किया जाएगा, ये कोर्ट ही तय करेगी। मैंने आपको सेक्शन 35 में बताया था। अब जो है हो सकता है कि उसमें विलंब आए, या हो सकता है कि डिग्री को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। अगर ऐसा हाई कोर्ट को लगता है तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकेगा कि आप डिग्री को एग्जीक्यूट कराइए और उसके कुछ हिस्से को रख लीजिए, और जब कॉस्ट असरटेन हो जाएगी तो उससे वो कॉस्ट वसूल ली जाएगी। ये कहता है आपका सेक्शन 118। तो हमने देखा सेक्शन 118 और हमने देखा सेक्शन 149। अब जो है सेक्शन 35, ऑर्डर 20A, ऑर्डर 25, सेक्शन 149 और सेक्शन 118, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। मेनली कॉस्ट से रिलेटेड यही प्रोविजन है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम देखेंगे सेक्शन 35A और सेक्शन 35B। वो जो होगा, वो जो कॉस्ट होगी वो होगी कंपनसेशन के तौर पे, और वो दी जाएगी सामने वाली पार्टी को। यहां तक जो आपने कॉस्ट को समझा, ये मेनली जो है कोर्ट वसूल रही है, यहां पर कोर्ट आपसे चार्ज कर रही है। अब जो हम सेक्शन 35A में देखेंगे कॉस्ट, या सेक्शन 35B में देखेंगे कॉस्ट, वो होगा कंपनसेशन के तौर पे, और वो जो है आपसे वसूला जाएगा और सामने वाली पार्टी को दिया जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। हिमांशु, सुनील, शिवेंद्र जी, अगर यहाँ तक आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए।
फिर हम देखते हैं सेक्शन 35A और सेक्शन 35B। जी वरुण, धन्यवाद। तो आइए हम आगे का देखते हैं सेक्शन 35A और सेक्शन 35B। तो प्लीज आप लोग अब अपनी बेयर में सेक्शन 35A देखिए और सेक्शन 35B देखिए। तो जब आप अपनी बेयर में सेक्शन 35A को देखेंगे तो इसको अभी हम लोग पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद बेयर पे जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई सूट इंस्टीट्यूट किया और सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद जो आपका क्लेम था वो फॉल्स था या वेक्सीसियस था, यानी कि झूठा दावा था, या मान लीजिए कि आपका दावा सही था लेकिन जो सामने वाली पार्टी डिफेंस ले रही थी वो झूठा था या वेक्सीसियस था। तो वहां पर क्या होता है कि सिविल जब सूट चल रहा होता है तो अगर आप फॉल्स या वेक्सीसियस क्लेम लाते हैं या सामने वाली पार्टी फॉल्स या वेक्सीसियस डिफेंस लेती है तो वहां दूसरी पार्टी को उसे कंपनसेट करना पड़ता है। ये कहता है सेक्शन 35A। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बेयर में इसको लेकर के क्या प्रोविजन है और क्या अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप लोग अपनी बेयर में देखिए सेक्शन 35A ये कहता है कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सीसियस क्लेम और फॉल्स और वेक्सीसियस डिफेंस। चाहे आपने क्लेम लिया हो फॉल्स या वेक्सीसियस, या चाहे सामने वाली पार्टी फॉल्स या वेक्सीसियस डिफेंस ले रही है, ये कहता है आपका सेक्शन 35A। लेकिन जो ये फॉल्स और वेक्सीसियस क्लेम है या फॉल्स और वेक्सीसियस डिफेंस है, यह कब लिया गया हो, तो इसको लेकर के बताता है कि किसी सूट में। और मैंने आपको बताया था कि सूट जो है सीपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट कब मान लिया जाएगा, तो इसको लेकर के हमने देखा था सेक्शन 26 और ऑर्डर 4। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था सेक्शन 26 और ऑर्डर 4। इसके बाद बताता है अदर प्रोसीडिंग, इसे अभी हम बाद में देखेंगे। तीसरा बताता है एग्जीक्यूशन। इसको लेकर के मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूशन जो है सीपीसी में सब्सटेंटिव पार्ट में सेक्शन 36 से लेकर के 74 तक दिया हुआ है और ऑर्डर 21 में 106 रूल के साथ प्रोसीजरल पार्ट में। तो मैंने आपको सूट बताया कि सूट में अगर सूट के दौरान फॉल्स या वेक्सीसियस क्लेम लिया गया हो या फॉल्स या वेक्सीसियस डिफेंस लिया गया हो, ऐसा ही एग्जीक्यूशन के टाइम। और अदर प्रोसीडिंग को समझने से पहले हम जब आगे की आप लाइन देखेंगे बेयर में सेक्शन 35A की, तो वहां कहता है नॉट इन केस ऑफ अपील और रिवीजन, यानी कि सेक्शन 35A किस पे लागू नहीं होगा, अपील के केस में और रिवीजन के केस में। और रिवीजन आपको कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा सेक्शन 115 में। अपील आपको कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 112 तक। और इसके साथ आप पढ़ सकते हैं ऑर्डर 41 एंड ऑर्डर 42। तो ये बताता है सेक्शन 35। अब यानी अदर प्रोसीडिंग में दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है यहाँ, तो जो बच गई वो क्या है, तो वो बच गई वो है रेफरेंस और रिव्यू। तो रेफरेंस आपको मिलेगा सेक्शन 113 में और रिव्यू आपको मिलेगा सेक्शन 114। तो ये देखिए कि जो यहाँ पर कंपनसेशन भरना है, फॉल्स या वेक्सीसियस आपने क्लेम लिया है तो, या सामने वाले ने फॉल्स या वेक्सीसियस डिफेंस लिया है तो कब भरना है। अगर ऐसा आप कब करते हैं, कब, सूट में या एग्जीक्यूशन के दौरान या फिर रेफरेंस और रिव्यू में। ये जो सेक्शन 35A है ये अपील और रिवीजन के मैटर पे नहीं लगेगा, यानी इस दौरान अगर फॉल्स या वेक्सीसियस क्लेम लिया गया है या डिफेंस लिया गया है तो उस पर सेक्शन 35A जो है प्रभावी नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप लोग। अब इसके बाद ये बताता है कि कितना चार्ज किया जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट दी हुई है 3000, और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा भी होगा। तो यहां पर फॉल्स और वेक्सीसियस क्लेम को लेकर के जो अमाउंट बताता है वो बताता है रुपए 3000।
और अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी कोर्ट के पास कोई कोर्ट है ए, वो एम्पावर्ड है कि वो मैक्सिमम 500 रुपए ही जुर्माना लगा सकती है या कॉस्ट चार्ज कर सकती है या आपके ऊपर फाइन इंपोज कर सकती है, तो ये इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो मैक्सिमम कितना है 3000 और अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। ये दिया हुआ है सेक्शन 35A में। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सूट में, एग्जीक्यूशन में, रेफरेंस में, रिव्यू में 4 स्टेज पे, अपील में, रिवीजन में नहीं, मैक्सिमम 3000 या तो कितना जितना उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसके हिसाब से। फिर जब आप इसका पहला प्रोविजो देखेंगे तो पहले प्रोविजो में बस आप याद रखिए 250 रुपए और स्मॉल कॉजेस कोड जो है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोड को लेकर के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोड को लेकर पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है जो इसका दूसरा प्रोविजो है। जो आप इसका दूसरा प्रोविजो देखेंगे सेक्शन 35A के क्लॉज 1 का जो दूसरा प्रोविजो है वो इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कि हाई कोर्ट लिमिट लगा सकती है कोर्ट के ऊपर या क्लास ऑफ कोर्ट्स के ऊपर कि वह कितना चार्ज करेंगी सेक्शन 35A के तहत। यहां पर जब आप देखेंगे सेक्शन 35A के क्लॉज 1 का प्रोविजो जो कि सेकंड प्रोविजो है वो कहता है कि हाई कोर्ट लिमिट लगा सकती है इसके इस पावर पे। ठीक है, तो हमने देखा सेक्शन 35A का क्लॉज 1, फिर उसके बाद हमने देखा सेक्शन 35A का जो सेकंड प्रोविजो है उसे। तो यहां तक मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम देखेंगे सेक्शन 35A का क्लॉज 3। तो जब आप सेक्शन 35A का क्लॉज 3 देखेंगे तो सेक्शन 35A का क्लॉज 3 कहता है कि अगर आपसे यहां किसी प्रकार का कंपनसेशन भरवाया जा रहा है तो आप आने वाले समय में किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी से छुटकारा नहीं पाएंगे। और इसको समझने से पहले या सेक्शन 35A के क्लॉज 3 को आप समझें, इसे और आसानी से समझते हैं तो आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो कि डबल जियोपार्डी की बात करता है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को क्या नहीं किया जा सकता दोबारा से, मतलब कि आपके ऊपर सिंपल समझिए कि आप एक बार अगर लाइएबल बनाए गए हैं किसी एक्ट के लिए तो आप दोबारा किसी और प्रोसीडिंग में सेम एक्ट के लिए लाइएबल नहीं बनाए जाएंगे। ये कहता है सिंपल आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी। तो आप अगर ये समझ गए तो ये समझिए कि सेक्शन 35A का क्लॉज 3 कहता है कि आप एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपसे यहां कंपनसेशन भरवाया जा रहा है तो अगर फर्दर कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनाया जाता है या क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है इस फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम या फॉल्स और वेक्सिशियस डिफेंस को लेकर के, तो आप उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, यानी कि वो आपके ऊपर चल सकती है। ये बताता है सेक्शन 35A का क्लॉज 3। अब आते हैं सेक्शन 35A के क्लॉज 4 पे। अब सेक्शन 35A के क्लॉज 4 पे आने से पहले आप लोग जब इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 देखेंगे जो कि सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक रिलेवेंसी की बात करता है, तो जब आप वहां सेक्शन 12 देखेंगे तो 12 बताता है कि अगर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को इफेक्ट करने वाला कोई फैक्ट है तो वो रिलेवेंट होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इंडियन एविडेंस एक्ट तो इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 में जब आप देखेंगे जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है यानी कि सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक, उसका सेक्शन 12 बताता है, क्या बताता है कि ऐसा कोई फैक्ट है जो कि फैक्ट क्या है आपके डैमेजेस के अमाउंट पे इफेक्ट डाल रहा है, तो वो फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। अगर ये क्लियर हो तो अब आइए समझते हैं सेक्शन 35A के क्लॉज 4 को। तो ये कहता है कि फैक्ट टेकन इन सब्सिक्वेंट सूट फॉर डैमेजेस एंड कंपनसेशन। तो ये जो फैक्ट है कि आपने फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम लिया था या फॉल्स या वेक्सिशियस डिफेंस लिया था, अगर आपके खिलाफ सब्सिक्वेंट कोई सूट लाया जाता है तो वहां पर यह फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। ये कौन बताता है, सेक्शन 35A का क्लॉज का सबसेक्शन 4 ये बताता है आपको कि ऐसा कोई फैक्ट, यानी कि आपने किसी सूट में, किसी एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग में या किसी रेफरेंस में या रिव्यू के दौरान क्या लिया था, फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम लिया था या फॉल्स या वेक्सिशियस डिफेंस लिया था। तो अगर आपने ऐसा फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम लिया था या फॉल्स या वेक्सिशियस डिफेंस लिया था तो जो ये फैक्ट होगा, ये फैक्ट अगर कोई फर्दर यानी सब्सिक्वेंट कोई सूट आता है तो वहां पर यह फैक्ट क्या होगा, रिलेवेंट होगा।
किस चीज को लेकर के? डैमेजेस और कंपनसेशन को लेकर के। अब ये उस पर क्या असर डालेगा, यानी कि उसे घटाएगा बढ़ाएगा, ये बात की बात है, लेकिन ये फैक्ट वहां पर रिलेवेंट हो जाएगा। तीसरे क्लॉज में आपने देखा कि अगर आपसे यहां कंपनसेशन भरवाया जा रहा है, चूंकि आपने कोई फॉल्स या वेक्सिशियस क्लेम या डिफेंस लिया था सूट में, एग्जीक्यूशन में, रेफरेंस में, रिव्यू में, तो आप एग्जेम्प्ट नहीं होंगे किसी फर्दर क्रिमिनल लाइबिलिटी से। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है तो उस दौरान आप ये क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे कि सर मैं ऑलरेडी इस चीज के लिए कंपनसेट कर चुका हूं, अब मुझे दोबारा ऐसा मेरे को उसके खिलाफ क्यों चार्ज किया जा रहा है। तो यही बताता है आपको सेक्शन 35A का क्लॉज 3 और फिर सेक्शन 35A के सबसेक्शन 4 में आपको ये फैक्ट वाली बात मिल जाएगी। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए आप लोग। जी जी जमशेद जी, धन्यवाद। अभी सेक्शन 35A को हम कंप्लीट करें इससे पहले मैं आप लोगों को फिर कुछ याद दिला दूं कि हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था और ऑर्डर को लेकर के हमने देखा था अपील को लेकर के, और ऑर्डर में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट अपील ही होती है, सेकंड अपील तो होती नहीं, मैंने आपको वहां पे बताया था। फिर हमने सेक्शन 104, 105, 106 देखा था ऑर्डर को लेकर के। फिर हम ऑर्डर पे गए थे तो ऑर्डर 43 देखा था हमने, सेक्शन में इधर 104, 105, 106 देखा। तो जब आप सेक्शन 104 देखेंगे तो वहां 104 में आपको बताता है कि जो 35A के तहत ऑर्डर किया गया है कोर्ट द्वारा, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। जब आप सेक्शन 104 देखेंगे तो 104 कहता है कि आपके ऊपर अगर ऐसा कोई कंपनसेशन भरने का ऑर्डर पास किया गया है तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये बताता है सेक्शन 104, इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेक्शन 104 को पढ़ेंगे तो वहां पर नीचे आपको मिल जाएगा प्रोविजन में ही कि इसके खिलाफ जब आप अपील करेंगे तो केवल 2 ग्राउंड पे ही अपील होगी। 104 में 35A के खिलाफ जो ऑर्डर 35A में पास हुआ है, अगर इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं तो हाँ, पहली बात तो आप अपील कर सकते हैं। कहां दिया है? तो सेक्शन 104 में दिया है। लेकिन वहां पे ग्राउंड बताया है कि या तो ऐसा ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था, आप एक ग्राउंड ये रेज कर सकते हैं, या तो होना चाहिए था लेकिन कंपनसेशन आपसे कम वसूलना चाहिए था, यानी कि जितना आपसे चार्ज किया जा रहा है ये ज्यादा है। इस 2 आधार पे आप जो ये ऑर्डर 35A पास हुआ है आपके खिलाफ, आप अपील में जा सकते हैं, इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ये बात करता है सेक्शन 104 में, जब आप देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो यही है मोटा मोटी सेक्शन 35A। हम लोगों ने हर तरह से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की हमने। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। तो हमने अभी सेक्शन 35 में कॉस्ट देखा, फिर हमने ऑर्डर 20A देखा, हमने ऑर्डर 25 देखा, एक लिस्ट देखी कॉस्ट को लेकर के जो इवेंट्स की बात हो रही थी, फिर हमने सेक्शन 149 देखा, फिर हमने सेक्शन 118 देखा। हम फिर गए सेक्शन 35A पे, जहां पे हमने फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम और डिफेंस को लेकर के जो कंपनसेटरी कॉस्ट आपसे चार्ज किया जाता है उसको लेकर के हमने सेक्शन 35A देखा। इसको हमने रीड विद किया सेक्शन 104 से। तो आई थिंक यहां तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अब हमें समझना है सेक्शन 35B। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, आप जब आप सेक्शन 35 देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं दी हुई है, और जब आप सेक्शन 35B देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई अमाउंट नहीं दी हुई है। कॉस्ट दिया है 35 में, 35A में कंपनसेटरी कॉस्ट और 35B में कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। तो 1, 2, 3, पहले में कोई अमाउंट नहीं, लास्ट में कोई अमाउंट नहीं, और जिसमें अमाउंट है उसमें कितना है? 3000। 1, 2, 3, और इसमें कितना है? 3000। तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है। अगर आपको कोई और भी ट्रिक आपको आसान लगे तो आप याद कर सकते हैं। तो सेक्शन 35A में यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है मैक्सिमम 3000 या अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो मेनली आपको याद यहाँ 3000 रखना है। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 35B को कि सेक्शन 35B क्या कहता है।
तो देखिए सेक्शन 35B को भी पढ़ने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि ये आपसे कैसा कॉस्ट चार्ज करेगा। तो कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो अब उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, तो डेट आती है, उस डेट पे दोनों पार्टीज का रहना जरूरी है। मान लीजिए कि एक पार्टी तो तैयार बैठी है लेकिन दूसरी नहीं आ रही है, तो इससे क्या होता है कि जो सामने वाली पार्टी तैयार बैठी है उसका कुछ कॉस्ट आया होगा, उसका कुछ एक्सपेंस आया होगा, कुछ खर्चा आया होगा, लेकिन क्योंकि आप नहीं आते हैं, आप फेल हो जाते हैं प्रोसीडिंग में पार्ट लेने से, इससे क्या होता है कि उसका जो खर्चा है वो वेस्ट चला गया। या तो आप मान लीजिए कि एडजर्न कराते हैं, प्रोसीडिंग को एडजर्न कराते हैं, तो अगर आप एडजर्न कराना चाहते हैं प्रोसीडिंग को, वैसे भी एडजर्न को लेकर के जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर में, तो एडजर्न मैक्सिमम 3 टाइम्स ही हो सकता है एक पार्टी की तरफ से, ठीक है। ये जो है आपको आई थिंक मिल जाएगा ऑर्डर 17 में, एडजर्नमेंट आपको मिल जाएगा ऑर्डर 17 में, एडमिशन 12 में है, एडजर्नमेंट 17 में है और एफिडेविट 19 में है। तो देखिए अब आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 35B क्या कहता है। तो सेक्शन 35B कहता है कि कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, खर्चा लिया जाएगा किस कारणवश, जो आपने डिले कराया है, ठीक। तो ये कहता है कि डेट ऑफ हियरिंग से या कि किसी अन्य स्टेप पे, डेट ऑफ हियरिंग से लेकर के किसी अन्य स्टेप पे आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप फेल हो जाते हैं प्रोसीडिंग में पार्ट लेने से, या तो आप ऑब्टेन करते हैं कोई एडजर्नमेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एडजर्नमेंट को लेकर के आपको ऑर्डर 17 देखेंगे तो वहां पे आपको एडजर्नमेंट मिल जाएगा। यानी कि या तो आप हियरिंग एडजर्न कराना चाहते हैं, या तो जो डेट है उसमें आप फेल हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने से, तो आप इससे क्या होगा, इससे डिले होगा, और जो डिले होगा उसके लिए आपसे क्या वसूला जाएगा, कॉस्ट वसूला जाएगा। यही कहता है सेक्शन 35B। यहां तक अगर आप लोगों ने समझा हो तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली चीज है भी नहीं ऐसी टफ, लेकिन ये बस यही कहता है कि आपसे कॉस्ट चार्ज किया जाएगा किस चीज का, जो आप फेल हो जाते हैं पार्ट लेने से प्रोसीडिंग में, या जो आप ऑब्टेन कर लेते हैं कोई एडजर्नमेंट, तो इसको लेकर के आपसे कॉस्ट वसूला जाएगा। और जब आप ऑर्डर 17 देखेंगे तो ऑर्डर 17 के रूल 2 में भी आपको ये चीज मिल जाएगी, एक इवेंट ऐसा मिल जाएगा। तो यहां पर जो आपसे कॉस्ट चार्ज की जाएगी, ये कॉस्ट किसको दी जाएगी और किससे ली जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये प्लेंटिफ की तरफ से हो रहा है तो प्लेंटिफ से चार्ज करके डिफेंडेंट को दी जाएगी, और अगर डिफेंडेंट की तरफ से हो रहा है तो प्लेंटिफ को दी जाएगी। अब मान लीजिए कि आप कॉस्ट पे नहीं करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या निकल के आएगा। जब हम लोगों ने देखा था ऑर्डर 25, तो वहां पर हमने देखा था कि अगर आप कॉस्ट नहीं पे कर पा रहे थे एज अ प्लेंटिफ, जो कि प्लेंटिफ क्या करता है, सूट इंस्टीट्यूट करता है, तो वहां पे सूट ही डिसमिस कर दिया जा रहा था। आइए यहां देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर कहता है सेक्शन 35B कि अगर प्लेंटिफ को कहा गया है कि आप कॉस्ट पे करिए और वो अगर फेल हो जाते हैं तो आगे जो है प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। यानी कि ये कंडीशन होगा किस चीज को लेकर के, फर्दर प्रोसिक्यूशन को लेकर के, पहले भरिए फिर आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी। और अगर ये डिफेंडेंट को लेकर के है तो डिफेंडेंट जब भरेंगे तो ही वो आगे के डिफेंस ले पाएंगे। यही कहता है सेक्शन 35B, और यही होगी आपकी कंडीशन। तो यहां तक भी सबको क्लियर होगा। अब सेक्शन 35B का क्लॉज 2 क्या कहता है। तो सेक्शन 35B का क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोर्ट ने ऐसा कॉस्ट पे करने का आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया था, चाहे आप प्लेंटिफ थे या डिफेंडेंट थे, तो अगर आपने पे कर दिया, अगर आपने पे कर दिया और प्रोसिक्यूशन चलने लगा, तो ये पे करने के बाद ये पार्ट नहीं होगा डिक्री का। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने पे नहीं किया तो कोर्ट आपके खिलाफ एक सेपरेट ऑर्डर पास करेगी किस चीज को लेकर के, कि आपने जो डिले कराया है या आपकी वजह से जो डिले हुआ है उसको लेकर के आप कॉस्ट भरिए। ये कहता है सेक्शन 35B। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। फिर हम समराइज करेंगे कि हमने कॉस्ट को लेकर के सेक्शन 35 से लेकर के 35B तक क्या पढ़ा। हाँ, तो आइए अब सिंपल भाषा में हम फिर से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 35 से। तो हमने सेक्शन 35 से स्टार्ट किया था कॉस्ट को, इंटरेस्ट हमने लास्ट की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो जब हमने सेक्शन 35 से स्टार्ट किया कॉस्ट को, तो वहां पे हमने देखा कि किसी कंडीशन या लिमिटेशन या कोई लॉ है इन्फोर्स में,
उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि भाई किससे कितना लेना है, ठीक है, क्या कॉस्ट। और मैंने आपको बताया कि अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी मामले की सुनवाई करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बार लग जाएगा कि वो आपसे ऐसा ऑर्डर पास करके कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकती। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर जो कोर्ट है वो क्या डिसाइड करेगी, क्या डिटरमाइन करेगी कि किससे, किस प्रॉपर्टी से और कितने एक्सटेंट तक। फिर हमने देखा कि जो इवेंट्स होंगे, इवेंट्स में जो खर्चे आएंगे, तो जनरल रूल कहता है कि जितना खर्चा आया है इवेंट पे, पर इवेंट पे उतना ही वसूला जाए। फिर कहता है इसका अगला पार्ट कि अगर मान लीजिए कि कोर्ट लेस या मोर कॉस्ट चार्ज करती है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू इवेंट नहीं है, तो इस केस में कोर्ट को रीजन बताना होगा। यही कह रहा था हमारा सेक्शन 35, जो कि हमने पूरा कंप्लीट किया था। अब हम देख रहे थे ऑर्डर 20A। ऑर्डर 20A कॉस्ट 1976 अमेंडमेंट से ऐड, 2 रूल। पहला रूल, कोर्ट एक लिस्ट दी हुई है, उसको लेकर के कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है कि किस किस मैटर पे कितना कॉस्ट चार्ज करना है या किस किस आइटम पे कितना कॉस्ट चार्ज करना है। ऑर्डर 20A का जब रूल 2 पढ़ रहे थे तो वहां कह रहा था कि हाई कोर्ट ने अगर इसके रिगार्डिंग कोई रूल बनाया है तो उसको फॉलो करते हुए, जो यहां पर कोर्ट डिटरमाइन करेगी, वो उस रूल को फॉलो करते हुए ही ऐसा ऑर्डर पास करेगी या ऐसी कॉस्ट डिटरमाइन करेगी। इसके बाद हम गए ऑर्डर 25 पे। ऑर्डर 25 पे जब हम गए तो वहां हमने देखा सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, और यहां पर केवल और केवल प्लेंटिफ से सिक्योरिटी रखवाई जा रही थी कॉस्ट के बदले। कब? कोर्ट या तो अपने सीओ मोटो पे यानी कि अपने ऑन मोशन पे, या तो डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे क्या करवा रही थी, सिक्योरिटी ले रही थी। आप अगर मान लीजिए कि एज अ प्लेंटिफ फेल हो जाते हैं सिक्योरिटी देने में, तो इसका इफेक्ट हमने देखा कि ऑर्डर 25 का रूल 2 कहता है कि आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो आज हमने ऑर्डर 20A और ऑर्डर 25 भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपके 51 ऑर्डर में से 2 ऑर्डर तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। और भी पीछे की क्लासेस में काफी ऑर्डर्स को हमने कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पे ये 2 ऑर्डर कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद हम गए सेक्शन 149 पे। वहां हमने देखा कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको कोई फी पे करनी थी, आपने मान लीजिए कि वो फी पे नहीं की, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे ये क्या कह सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि आप या तो होल या तो पार्टली क्या करिए, फी पे करिए। और आप जैसे ही ऐसी फी पे करेंगे जो कि उस डॉक्यूमेंट को लेकर के थी, माना जाएगा कि आपने फर्स्ट इंस्टांस पे ही ये फी पे कर दी। फिर इसके बाद हम गए सेक्शन 118 पे। वहां पे हमने देखा कि डिक्री जो पास हुई है जिसमें कि कॉस्ट जो है असरटेन नहीं हो पाई है, ठीक है, अभी वो बचा हुआ है कि कॉस्ट को असरटेन करना, लेकिन जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट कराना जल्दी से जल्दी जरूरी है। तो हाई कोर्ट ने अगर अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से ऐसी कोई डिक्री पास की है जहां पर उसको लगता है कि नेसेसरी है कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाए, ठीक है, तो वो वहां पर आप ऑर्डर कर सकेगी कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराइए, और उसके कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करने से रोकेगी और कहेगी कि जब फर्दर हम कॉस्ट असरटेन कर लेंगे टैक्सेशन से तो फिर उससे कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। तो हमने सेक्शन 149 और सेक्शन 118 भी कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग गए थे सेक्शन 35A पे, जो कि बात कर रहा था कंपनसेटरी कॉस्ट ली जा रही थी। किस वजह से? कि आपने फॉल्स या वेक्सिसियस क्लेम लिया था एज अ प्लेंटिफ, या आपने एज अ डिफेंडेंट फॉल्स या वेक्सिसियस डिफेंस लिया था। कब? सूट में, एग्जीक्यूशन में, रेफरेंस में या रिव्यू में। मैंने आपको बताया 35A रिवीजन के केस में और अपील के केस में लागू नहीं होगा। वहां हमने सेक्शंस को भी देखा डिफरेंट। फिर हमने देखा कि कितने एक्सटेंट तक यहाँ पे आपके ऊपर जो है फाइन इंपोज किया जा सकता है। तो हमने देखा कि आपसे 3,000 रुपये मैक्सिमम कंपनसेशन चार्ज कर सकती है कोर्ट, या अकॉर्डिंग टू उसके पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है, लिमिट लगा सकती है कोर्ट के इस पावर पे, यानी कि वो उसको और घटा सकती है। तो इसको देखने के बाद सेक्शन 35A के बाद हम लोगों ने यहाँ की 2 इंपॉर्टेंट चीजें और देखी कि आपसे अगर ऐसा कोई कंपनसेशन लिया जा रहा है तो आप किसी फर्दर क्रिमिनल लाइबिलिटी से नहीं बच सकते, और हमने फिर देखा कि अगर ऐसा कोई फैक्ट है तो ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। फिर हमने देखा सेक्शन 35B। सेक्शन 35B में हमने देखा कि आपकी वजह से डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप फेल हो जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, या तो आप एडजर्नमेंट ले रहे हैं। तो दोनों ही केस में आपसे कॉस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि यहां पे होगा डिले, और वो कॉस्ट कितना होगा यहां पे कोई भी अमाउंट सेक्शन 35B में आपको स्पेसिफाइड नहीं है। आप मान लीजिए कि प्लेंटिफ हैं, अगर आपसे वसूलना है तो आप जब तक कॉस्ट नहीं पे कर देंगे फर्दर प्रोसिक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर आप डिफेंडेंट हैं और आपसे ऐसा कॉस्ट वसूलना है तो जब तक आप पे नहीं कर देंगे आप फर्दर डिफेंस नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमने सेक्शन 35B का क्लॉज 2 देखा कि अगर आपने पे कर दिया है
तो डिक्री में ये कॉस्ट मेंशन नहीं होगी दोबारा, यानी आपसे अब दोबारा वसूली नहीं जाएगी। और अगर आपने पे नहीं किया है तो इसके लिए क्या होगा, एक सेपरेट ऑर्डर पास किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो यहां हमने सेक्शन 35, ऑर्डर 20A, ऑर्डर 25, सेक्शन 149, सेक्शन 118, ऑर्डर सेक्शन 35A एंड सेक्शन 35B को कंप्लीट किया। तो यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे प्लीज बताइए। जी जमशेद राजा जी धन्यवाद। वरुण पाठक अंशु गॉट इट सर, ठीक है। वरुण जी मुझे लगता है कि आपने हमारी लास्ट वीडियोस भी देख ली होंगी यूट्यूब से, क्योंकि आपने कल बताया था कि आपकी कल फर्स्ट क्लास थी। तो अगर आपने ना देखा हो तो आप फिर से देख लीजिएगा। और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे भी आप लोग जो हमारी लास्ट की क्लासेस अगर किसी की रह गई हो तो आप वहां से जाकर के प्रीवियस क्लासेस के वीडियोज जो हैं अपलोडेड हैं, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं। और जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ऐसी कि हमारे सब्सटेंटिव पार्ट में दी हुई हैं, और उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी जी सुनील वाजपेयी जी धन्यवाद। तो आज जो है हमने कोशिश की कि हम कॉस्ट को समझें, हर तरीके से हमने ऑर्डर में और सब्सटेंटिव पार्ट में समझने की कोशिश की। और आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।